गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आगे हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था टीएमबी वायरस। वायरस उनके होस्ट के प्रकार के आधार पर, उनके जेनेटिक मटेरियल के आधार पर और स्ट्रैंड्स की संख्या, यानी उनके कितने स्ट्रैंड हैं। स्ट्रैंड से क्या मतलब होता है, जो उनके स्तंभ हैं, है ना, उसके आधार पर उनको क्लासिफाई किया गया है। किसको? वायरस को। सबसे पहला है न्यूक्लिक एसिड के आधार पर, न्यूक्लिक अम्लों के आधार पर वायरस का प्रकार। सबसे पहला है विषाणु को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है, यानी वायरस को निम्न टाइप से क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है डीएनए विषाणु या डीएनए वायरस। ये क्या होते हैं? दीज वायरस हैव डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। क्या होते हैं डीएनए? ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं, है ना। डीएनए आनुवंशिक सामग्री को स्थानांतरित करते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए के माध्यम से उसकी जानकारी देता है। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, किसके माध्यम से होता है? वो आरएनए के माध्यम से होता है, और आरएनए के माध्यम से ही हमें प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पता चलता है। तो इसका जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा? डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डीएनए वायरस कहते हैं या डीएनए विषाणु कहते हैं। फिर है आरएनए वायरस। तो इसमें क्या होगा? इन विषाणु में आनुवंशिक सामग्री के रूप में आरएनए पाया जाता है। अब डीएनए वायरस होगा तो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो डीएनए होगा, और जब आरएनए वायरस है तो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? आरएनए होगा, जो सीधे एक नया आरएनए बनाने के लिए प्रतिकृति करता है, यानी रेप्लिकेट करता है। आरएनए डीएनए की भागीदारी के बिना प्रोटीन सिंथेसिस की जानकारी को प्रोटीन तक पहुंचाता है। अब क्या है, जब आरएनए है तो इसमें डीएनए की आवश्यकता नहीं है, है ना। आरएनए है, ये अपना काम अपने आप ही कर लेगा, इसमें बिना डीएनए के ही ये क्या कर लेता है? प्रोटीन का सिंथेसिस कर लेता है। इसका सीक्वेंस क्या बनेगा? आरएनए से आरएनए और प्रोटीन। जबकि प्रोटीन डीएनए वायरस में क्या हो रहा था कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन तब बन रहा था, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा था। डीएनए को आवश्यक है आरएनए की, लेकिन आरएनए जब सिंथेसिस करेगा प्रोटीन का तो इसको डीएनए की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद है डीएनए आरएनए वायरस। एक हो गया डीएनए वायरस, दूसरा हो गया आरएनए वायरस, फिर थर्ड है डीएनए आरएनए वायरस, यानी दोनों साथ में। अब इसमें क्या होगा? ये वायरस उदाहरण के लिए जैसे फॉर एग्जांपल आरएनए ट्यूमर वायरस का समूह, अर्थात ल्यूको विषाणु या रोसा वायरस, जो रोसा वायरस होता है, के आनुवंशिक रूप में डीएनए और आरएनए होते हैं। मतलब इनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसमें दोनों पाए जाएंगे, डीएनए भी होगा और आरएनए भी होगा। इसलिए ये क्या कहलाएंगे? डीएनए आरएनए वायरस कहलाएंगे। डीएनए वायरस डीएनए आरएनए प्रोटीन में पाए जाने वाले स्थानांतरण के सामान्य तरीके के साथ रोस विषाणु यानी रोस वायरस आरएनए से डीएनए आरएनए डीएनए आरएनए प्रोटीन में भी सूचना स्थानांतरित करते हैं। मतलब इनका सीक्वेंस क्या होगा? डीएनए आरएनए प्रोटीन तो होगा ही नॉर्मली, क्योंकि इसमें डीएनए भी है, लेकिन इसमें आरएनए से फिर डीएनए और डीएनए से फिर आरएनए और फिर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद है पहला टाइप था न्यूक्लिक एसिड के आधार पर। अब दूसरा है बेस्ड ऑन स्ट्रैंड्स, मतलब इसमें कितने स्तंभ होंगे, इनका जो स्ट्रक्चर होगा कितने स्तंभ का बना होगा, कितने स्ट्रैंड्स की संख्या होगी, इसके आधार पर इनका क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले है डबल स्ट्रैंड डीएनए। जैसे हमने डीएनए का जो डबल हेलिक्स वाला जो मॉडल देखा है ना, उसी तरह से ये होगा डबल हेलिक्स वाला। ये है चेचक विषाणु। कौन सा वायरस होगा? ये चेचक वाला होगा। T2, T4, T6, T3, T7 और गामा जीवाणुभोजी यानी बैक्टीरियोफेज। हर्पीस वायरस, एडिनो वायरस, पोलियोमा वायरस, SV40 और पेपिलोमा वायरस में पाया जाता है। जो डबल स्ट्रैंड डीएनए होते हैं वो किस किस में पाए जा रहे हैं? चेचक वायरस में, T2, T4, T6, T3, T7 और ये अल्फ़ा है, लैम्डा है, बैक्टीरियोफेज, हर्पीस वायरस, एडिनो वायरस, पोलियोमा वायरस, SV40 और पेपिलोमा वायरस में मिलता है डबल स्ट्रैंड। इसके बाद सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, ये कहाँ मिलेगा? ये बैक्टीरियोफेज PHIX174 और M13 में पाया जाता है। ये चक्रीय होता है, यानी सर्कल होता है, साइकिल होता है इसका। तीसरा है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए।
ये वायरल कैप्सिड में जंतुओं के रियोवायरस में और घाव के ट्यूमर विषाणु में और पौधे के चावल के बौने विषाणु में पाया जाता है। डबल स्ट्रैंड आरएनए कहाँ पाया जाता है? एक तो वायरल कैप्सिड के जंतुओं में, एनिमल्स ऑफ वायरल कैप्सिड के रियोवायरस में और घाव के ट्यूमर विषाणु में और पौधे के चावल के बौने विषाणुओं में पाया जाता है। इसके बाद एकल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंड हो गया और एकल स्ट्रैंड, ये कहाँ पाया जाता है? तंबाकू मोजेक वायरस यानी टीएमवी वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियोमाइलाइटिस, बैक्टीरियोफेज, MS2, F2, कॉलियोफेज, R17, एवियन, ल्यूकेमिया वायरस, इन सभी में ये पाया जाता है। कौन सा? एकल स्ट्रैंड आरएनए या सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। ठीक है, ये हो गए दो टाइप क्लासिफिकेशन के, बेस्ड ऑन न्यूक्लिक एसिड और बेस्ड ऑन स्ट्रैंड्स, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स। इसके बाद है संरचना या समरूपता के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड सिमेट्री। इनमें क्या, इनकी संरचना में और समरूपता दोनों के आधार पर। सबसे पहले जटिल विषाणु जैसे चेचक विषाणु, कौन सा? कॉम्प्लेक्स वायरस है, जैसे कि एग्जाम्पल है इसका पॉक्स वायरस या चेचक विषाणु जिसको कहते हैं। फिर रेडियल सिमेट्री वायरस, रेडियल सिमेट्री वायरस कौन सा हो जाएगा? जैसे बैक्टीरियोफेज। इसके बाद क्यूबिकल और इकोसाइट्रेल समरूपता के आकार का विषाणु, जैसे रियो वायरस और पिकोरना वायरस। रॉड या सर्पिल के आकार का या पेंचदार समरूपता विषाणु, जैसे पैरामाइक्सो वायरस, आर्थोमैक्सो वायरस, ये सारे हो जाएंगे। फिर है विषाणु पोषी कोशिका में प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं? वायरस कहाँ एंटर करते हैं? होस्ट सेल में। ठीक है, और क्या बनाते हैं? रेप्लिकेट होते हैं और असेंबल विद इन द सेल ऑर्गेनेल्स। और क्या बनाते हैं? प्रतिकृति करते हैं यानी कॉपीज बनाते हैं, रेप्लिकेट होते हैं और कोशिका अंगन यानी अंगक यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स के भीतर एकत्रित होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स वही जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो है उनके अंदर क्या होते हैं? स्टोर होते हैं, एकत्रित होते हैं। प्रतिकृति और प्रतिकृति के स्थान के आधार पर विषाणु को निम्नलिखित वर्गीकृत किया गया है। पोषी कोशिका यानी होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म के भीतर रेप्लिकेशन होने पर, उदाहरण के लिए इन्फ्लुएंजा वायरस को छोड़कर सभी आरएनए वायरस, इन सभी में क्या होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं ये सारे, कौन से? आरएनए वायरस को छोड़कर। फिर दूसरा है होस्ट सेल के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के भीतर, कहाँ पर? जो होस्ट कोशिका है, पोषी कोशिका है, उसके न्यूक्लियस में और उसके साइटोप्लाज्म के भीतर प्रतिकृति जैसे यानी उसकी कॉपीज बनाकर, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस और पॉक्स वायरस आदि। पोषी कोशिका यानी होस्ट सेल के न्यूक्लियस के भीतर रेप्लिकेट होकर, एग्जाम्पल के लिए सभी डीएनए वायरस, चेचक वायरस आदि विषाणु को छोड़कर। नेक्स्ट है डबल स्ट्रैंड डीएनए मध्यवर्ती यानी मीडिएटर के माध्यम से विषाणु की प्रतिकृति, जैसे सभी डीएनए विषाणु, रेट्रोवायरस और कुछ ट्यूमर उत्पन्न करने वाले आरएनए वायरस। एकल स्ट्रैंडेड आरएनए मध्यवर्ती के माध्यम से प्रतिकृति, उदाहरण के लिए सभी आरएनए वायरस, रियो वायरस और ट्यूमर उत्पन्न करने वाले आरएनए वायरस को छोड़कर। तो ये टाइप हो गया किसके बेस पर? स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के बेस पर, इनकी सिमेट्री के आधार पर। फिर है पोषी के प्रकार के आधार पर। अब पोषी से मतलब हो गया जो होस्ट है, जिस होस्ट पर ये वायरस पाए जाएंगे, वो चाहे एनिमल सेल हो, एनिमल भी हो सकता है और प्लांट भी हो सकता है ना, प्लांट वायरस भी हो सकता है, एनिमल वायरस भी हो सकता है। तो जंतु विषाणु कौन से होंगे इसमें? ये विषाणु मनुष्य सहित जंतु कोशिकाओं के भीतर रहते हैं, मतलब ह्यूमन में रहते हैं और साथ साथ और एनिमल सेल्स जितनी भी होती हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। जैसे चेचक विषाणु यानी स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा वायरस, गलसुआ क्या? मम्स है ना, मम्स वायरस, पोलियो वायरस और हर्पीस वायरस, ये सभी किसमें इसके उदाहरण होते हैं, जो किसमें पाए जाते हैं? ये एनिमल वायरस के अंदर पाए जाते हैं, ये वायरस एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं।
कई जंतु विषाणुओं में उनका प्रोटीन आवरण एक अतिरिक्त झिल्ली यानी एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन, कौन सी, पोषी प्लाज्मा झिल्ली से उत्पन्न होता है, उससे घिरा होता है, जो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। एक जो एक्स्ट्रा आवरण होता है, जो एक मेम्ब्रेन बनी होती है, जो किससे बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। एनिमल वायरस सरफेस से जुड़कर होस्ट सेल पर आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं? अब ये जो वायरस होते हैं एनिमल में पाए जाने वाले, ये क्या करते हैं? एनिमल वायरस सतह से जुड़कर, मतलब जो सरफेस होती है उससे जुड़कर होस्ट सेल पर आक्रमण करते हैं, मतलब जिस पर इनको अटैक करना है उस पर। जब कुछ विषाणु पिनोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस के माध्यम से कोशिका से घिरे होते हैं। अब पिनोसाइटोसिस क्या होता है और फैगोसाइटोसिस क्या होता है? मैंने आपको शायद पहले बताया था कि जो सेल्स लिक्विड को आगे मूव कराती हैं उन्हें पिनोसाइटोसिस कहते हैं। जैसे पानी से रिलेटेड, जो जैसे हम इसको ऐसे समझ लें कि पिनो शब्द से मतलब निकल रहा है पानी से, यानी जो लिक्विड्स को अंदर ग्रहण करती हैं उन्हें पिनोसाइटोसिस कहते हैं, और जो फूड मटेरियल को अंदर ग्रहण करती हैं, एंटर करती हैं, उनको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो इस माध्यम से, यानी लिक्विड फॉर्म में भी और मटेरियल के फॉर्म में भी, इस माध्यम से कोशिका से घिरे होते हैं तो वायरल न्यूक्लिक एसिड का आवरण टूट जाता है। पिनोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस के माध्यम से जब कोशिका से घिरे होते हैं, सेल से घिरे होते हैं इस तरह की, तो क्या होता है, जो वायरल न्यूक्लिक एसिड होता है उसका आवरण यानी ऊपरी जो कवर होगा वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। कई नए वायरल कण बनाने के लिए भीतर द्विगुणन करते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा कि नए, मतलब दूसरे और वायरस के कण बनाने के लिए क्या करेंगे, द्विगुणन करेंगे यानी डुप्लीकेशन करेंगे, 2 से 4, 4 से 6 इस तरह से मल्टीप्लाई होंगे। वे कोशिका उपापचय यानी सेल मेटाबॉलिज्म को असंतुलित करते हैं। अब ये क्या करेंगे, जब इस तरह से कॉपीज़ इनकी बनती जाएंगी, डुप्लीकेट होते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो उस समय क्या होगा, जो सेल की मेटाबॉलिज्म होगी, है ना, कोशिकाओं की अपनी अपनी उपापचय क्रियाएं चलती रहती हैं, तो सेल की जो मेटाबॉलिज्म होगी वो कैसी हो जाएगी, असंतुलित हो जाएगी, यानी उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। करते हैं, विभिन्न बीमारियों के कारण बनते हैं। अब जब मेटाबॉलिक रेट ही बिगड़ जाएगी तो क्या होगा, उससे कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होंगी और कोशिकाओं के टूटने और मृत्यु के द्वारा पोषी कोशिकाओं से मुक्त होते हैं। मतलब उस समय क्या होगा, ये कोशिकाओं से टूट के बाहर आ जाएंगे और जो सेल्स होंगी उनको डेथ कर देंगे, यानी उनकी मृत्यु हो जाएगी और होस्ट सेल से ये बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हुए जंतु विषाणु यानी एनिमल वायरस। इसके बाद है प्लांट वायरस। प्लांट वायरस क्या है? ये वायरस पादप कोशिकाओं के परजीवी होते हैं। किस पर? प्लांट सेल्स जो होती हैं उन पर पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं यानी पैरासाइट होते हैं। उनके पास जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए होता है। प्लांट सेल में क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में, जो प्रोटीन आवरण में संलग्न होता है, जो प्रोटीन के आवरण से संलग्न मतलब उससे जुड़ा हुआ होता है। टीएमवी वायरस, टोबैको रेटल वायरस और पोटैटो वायरस, साउदर्न बीन मोज़ेक वायरस, बीट येलो वायरस और टर्निप येलो वायरस यानी TYV आर द एग्जाम्पल ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट वायरस। ये क्या है? प्लांट वायरस के मुख्य उदाहरण हैं। इसके बाद है बैक्टीरियल वायरस। 3 तरह के हो गए, एक हो गया एनिमल वायरस, दूसरा हो गया प्लांट वायरस और तीसरा है बैक्टीरियल वायरस। ये विषाणु जीवाणु के परजीवी होते हैं। किसके? पैरासाइट होंगे ये बैक्टीरिया के, और इसीलिए इन्हें जीवाणुभक्षी यानी बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये विभिन्न प्रजातियों में उपलब्ध हैं और चर आकार एवं आकृति के होते हैं। कुछ बैक्टीरियोफेज गोलाकार होते हैं, कुछ अल्पविराम आकार यानी क्वेश्चन मार्क जैसे होते हैं, कॉमा जैसे होते हैं, जबकि उनमें से अधिकांश दिखने में टैडपोल जैसे होते हैं। यानी टैडपोल लार्वा देखा है, फ्रॉग का टैडपोल लार्वा जो होता है कॉमा जैसा, उस तरह से होते हैं। फिर है संचरण के तरीके के आधार पर, यानी इनमें किस तरह से ये ट्रांसमिटेड होते हैं उसके आधार पर।
अब है सबसे पहले वायु जनित संक्रमण, मतलब एयर से होने वाला इन्फेक्शन, एयरबोर्न इन्फेक्शन। वायरस जो होते हैं ये हवा के माध्यम से मनुष्यों में श्वसन मार्ग में संचरित होता है, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एंटर कर जाते हैं, जैसे स्वाइन फ्लू और राइनो वायरस। दूसरा है मल मौखिक मार्ग यानी फीकल ओरल रूट से। विषाणु दूषित जल या भोजन जैसे हेपेटाइटिस ए विषाणु वायरस, पोलियो वायरस और रोटा वायरस के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। फिर है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। विषाणु संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है, जैसे रेट्रोवायरस, मानव पेपिलोमा वायरस आदि। फिर है ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। वायरस ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है और हेपेटाइटिस बी वायरस, HIV आदि इसके द्वारा होते हैं। और लास्ट में है जूनोज। ये क्या होता है? ये संक्रमित जानवरों, ठीक है, एनिमल्स के द्वारा होने वाला है। संक्रमित जानवरों, पक्षियों और कीड़ों के काटने से ये वायरस मनुष्यों में फैलता है, जैसे रेबीज वायरस, अल्फा वायरस, इबोला वायरस आदि। ये सारे क्या कहलाते हैं? ये जूनोज के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये इसके टाइप्स हो गए। इसके बाद रिप्रोडक्शन जो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।